इन केमिस्ट्री चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर में लास्ट टॉपिक जो हमारे पास है दिस इज़ अबाउट आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स किससे कहते हैं उसको समझने की कोशिश करें। उर्दू में कहते हैं हमजा। आइसोटोप्स आर द एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन उनके एटॉमिक मासेस डिफरेंट हो। सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मासेस, दिस इज कॉल्ड आइसोटोप्स। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट का एक एटॉमिक नंबर होता है और उसका एक मास नंबर होता है, एटॉमिक मास होता है। लेकिन ये एटॉमिक मास जो है ना वो एलिमेंट का चेंज होते रहता है। मतलब एक ही एटॉमिक नंबर पर डिफरेंट एटॉमिक मासेस वाले एलिमेंट्स आपको मिल सकते हैं, तो वो सारे एलिमेंट्स कहलाते हैं आइसोटोप्स। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, 1H1, 1H2, 1H3। नीचे जो लिखा होता है वो क्या होता है? एटॉमिक नंबर। ऊपर जो होता है वो क्या होता है? एटॉमिक मास। तीनों के एटॉमिक नंबर सेम है, तीनों के एटॉमिक मास अलग हैं। तो इसका मतलब हाइड्रोजन के ये तीनों आइसोटोप्स हैं। तीनों का अलग अलग नाम हम दे सकते हैं। ये जो पहला वाला है इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड प्रोटियम। द सेकंड वन इज कॉल्ड ड्यूट्रियम। द थर्ड वन इज कॉल्ड ट्रीटियम। तो प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम, ये these 3 आर द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन because all these 3 have same atomic number but these 3 have different atomic masses. Yes. अब यहाँ पर देखो, नहीं नाम इसका नहीं, ये सिर्फ इसका, ये जस्ट प्रोटियम के तीनों नाम है, बाकी किसी के नेम नहीं लेते हम। सिर्फ इनके हाइड्रोजन के आइसोटोप बहुत फेमस हैं और उनका एक स्पेशल नाम दे दिया हमने हर आइसोटोप को। प्रोटियम नॉर्मल जो होता है, फिर ड्यूट्रियम और ट्रीटियम। अच्छा, आइसोटोप्स बनते हैं क्यों, मैंने यहाँ आपको बताया। आइसोटोप्स आर फॉर्म ड्यू टू द एडिशन ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एटम। जब किसी एटम में न्यूट्रॉन ऐड होना शुरू हो जाए ना तो फिर आइसोटोप्स की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है न्यूट्रॉन के बढ़ने की वजह से। जैसे आपका प्रोटियम है, 1H1 है। 1H1 का मतलब क्या हो गया? इसके पास एक प्रोटॉन है, चूँकि एटॉमिक नंबर इसका 1 है ना बच्चों। ये देखो, यहाँ देखो सही से, ये जो 1 है दिस इज़ एटॉमिक नंबर। चैप्टर 1 में ही पढ़ा था। एटॉमिक नंबर क्या बताता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। और ये जो है वो आपके पास ऊपर क्या है? एटॉमिक मास। ये आप इसको मास नंबर भी कह सकते हैं। ये आपके ऊपर क्या बताता है? P+N, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है। तो प्रोटॉन कितना है इसमें? प्रोटियम में। इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें? अच्छा, न्यूट्रॉन का फॉर्मूला होता है A-Z। मतलब एटॉमिक मास को शो करते हैं किस अल्फ़ाबेट से? A से। और एटॉमिक नंबर को किससे शो करते हैं? Z से। तो A-Z मतलब 1 - 1 = मतलब प्रोटियम के अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। अब देखो आप इस तरह से, दूसरा हमारे पास आइसोटोप 1H2। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कितना होगा इसके अंदर? 1। इलेक्ट्रॉन कितना होगा इसके अंदर? 1। न्यूट्रॉन कितना होगा इसके अंदर? यस, 2 - 1 = 1। तो न्यूट्रॉन चूँकि एक ज़्यादा आ गया, इसमें नहीं न्यूट्रॉन था, इसमें एक न्यूट्रॉन आया, अभी इसका एटॉमिक मास एक बढ़ गया, तो इसलिए आइसोटोप बन गए। एक और आइसोटोप बनेगा 1H3। देखो यहाँ देखो, 1H3 को देखो, ट्रीटियम को देखो। प्रोटॉन कितना? इलेक्ट्रॉन कितना? न्यूट्रॉन कितना? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो सब में सेम है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तीनों में अलग है, तभी तो 3 आइसोटोप बने हाइड्रोजन के। तो आइसोटोप्स कब बनते हैं? जब न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है, इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, ऐड होना शुरू हो जाता है। ठीक है। अब सिर्फ हाइड्रोजन के आइसोटोप्स नहीं होते हैं, कार्बन के भी आइसोटोप्स होते हैं। जैसे एक तो नॉर्मल कार्बन है, कार्बन 614, एक कार्बन 613 भी होता है, एक 614 भी होता है। मतलब एक कार्बन जिसका एटॉमिक मास एक का 12 है, एक का 13, एक का 14 है। तो कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक एलिमेंट हमारे पास है यूरेनियम। यूरेनियम के भी 3 आइसोटोप हैं, यूरेनियम 235, 236 एंड 238। इस तरह लगभग हर एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं। हर एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से। अच्छा, अब आखिरी के जो आइसोटोप्स हैं ना, एंड वाले जो तीनों आइसोटोप्स हैं, इनको हम लोग बोलते हैं बच्चों रेडियो आइसोटोप्स। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स।
इनको रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इसलिए कहा जाता है कि उसके अंदर से अल्फ़ा, बीटा, गैमा इस तरह के रेडिएशंस निकलते हैं। अल्फ़ा, बीटा, गैमा रेज निकलते हैं, इस वजह से आखिरी वाले जो होते हैं ना, इनको रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कहा जाता है। अब क्यों निकलते हैं? चूँकि इनमें जो न्यूक्लियस है इनका, इनमें न्यूट्रॉन्स की तादाद सबसे ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन सबसे आखिरी वाले में होंगे ना, और ज़्यादा न्यूट्रॉन्स की वजह से इनका न्यूक्लियस क्या होता है, टूटना शुरू हो जाता है। और जब न्यूक्लियस टूटता है तो उसके अंदर से अल्फ़ा, बीटा, गैमा इस तरह के रेडियो एक्टिव रेस का अखराज होता है। तो ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप या रेडियो आइसोटोप कहलाते हैं। ये इनका बड़ा इस्तेमाल, इनके बड़े फ़ायदे हैं। तो जो मैंने अगला पोर्शन जो क्वेश्चन में डाला है आपके यूजेस ऑफ आइसोटोप्स कि क्या इस्तेमालात हैं आइसोटोप के, तो मैंने आपको कॉपी में 6 आइसोटोप्स के इस्तेमालात लिखवाए हैं। ठीक है, सबसे पहला कि फॉस्फोरस 32 एंड स्ट्रोंशियम 90। फॉस्फोरस आपको पता है P है, वैसे उसका एटॉमिक मास 31 होता है, लेकिन इसका एक आइसोटोप है जिसका एटॉमिक मास 32 है। और स्ट्रोंशियम सिंबल होता है SR, एटॉमिक मास 90 इसका है। तो फॉस्फोरस 32 और स्ट्रोंशियम 90 इसको हम इस्तेमाल करते हैं स्किन कैंसर को ट्रीट करने के लिए। स्किन कैंसर होता है ना, बीमारी है ये, इसको बोलते हैं जिल्द का सरतान। जिल्द का सरतान स्किन कैंसर होता है, स्किन की डिजीज़ है, स्किन की बीमारी है। तो स्किन कैंसर को ट्रीट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फॉस्फोरस 32 या फिर स्ट्रोंशियम 90। स्किन कैंसर एक डिजीज़ है, इसको क्यूर करता है। कोबाल्ट 60, कोबाल्ट का सिंबल होता है CO। कोबाल्ट 60 को इस्तेमाल किया जाता है ट्रीट करने के लिए बॉडी कैंसर को। बॉडी कैंसर से मुराद बॉडी के अंदर अगर कोई कैंसर है, जैसे कि लिवर का कैंसर भी होता है, लंग्स कैंसर भी होता है जो नॉर्मली कोरोना वायरस के थ्रू हो जाता है। इस तरह से और भी कैंसर के डिजीज़ है जो दिल के मतलब ब्रेन कैंसर होता है। हर एक बॉडी के अंदर के पार्ट्स का भी कैंसर हो सकता है, लेकिन उसके लिए हम ऊपर वाले स्ट्रोंशियम या फॉस्फोरस को इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वो बॉडी में इतना पेनिट्रेट नहीं करता। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 से जो रेडिएशंस निकलती हैं ना, रेज़, वो बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर जाती हैं। ये सारे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे आपको पता है कैंसर की जो बीमारी होती है उसमें क्या होता है कि कैंसरियस सेल्स डेवलप हो जाते हैं आपके किसी भी बॉडी के अंदर। मिसाल के तौर पे किसी के हाथ में अगर कैंसरियस सेल्स डेवलप हो गए, कैंसर के सेल्स डेवलप हो गए, तो कैंसर के सेल्स क्या करते हैं बच्चों, वो पूरी बॉडी में फैलना शुरू कर देते हैं। पहले वो हाथ से निकल के पूरे आपके एल्बो में आएगा, एल्बो से आर्म्स में, फिर नेक में, उस तरह से आखिरकार फाइनल में लास्ट स्टेज में आपके दिमाग में पहुँचेगा। और जब आपके दिमाग में कैंसर पहुँचेगा तो इंसान की मौत हो जाएगी। उसी को लास्ट स्टेज कहते हैं कैंसर का। तो कैंसर बहुत ख़राब बीमारी है, बहुत खौफनाक बीमारी है जो इंसान की जान ले जाती है। और लास्ट स्टेज पे आ जाए तो उसका कोई इलाज नहीं है कैंसर का। सुना होगा आपने कैंसर की बीमारी। तो कैंसर किस वजह से होता है? कैंसर के सेल्स होते हैं बॉडी में डेवलप हो जाते हैं। पुराने ज़माने में क्या होता था, सबको पता होता था कैंसर के सेल डेवलप हो रहे हैं। वैसा कि हाथ पे किसी का कैंसर हो गया तो हाथ काट दिया जाता था, टांग में कैंसर हो गया तो टांग काट दी जाती थी, ताकि वो कैंसर सेल कम से कम बॉडी तो बच जाए, इंसान मरे तो ना सही, भले ऑर्गन चले जाए उसका। लेकिन ये भी बहुत बुरी बात थी, या बहुत एक अजीब सी बात थी, या एक बहुत अफसोसनाक बात थी कि कोई इंसान अपने बॉडी ऑर्गन से माजूर हो जाए। हाथ काट दिया तो एक हाथ से माजूर हो गया, टांग काट दिया तो लंगड़ा हो गया। तो ये भी ख़राब बात है, अच्छी बात थोड़ी ना, उसकी ज़िंदगी अजियत में गुजरेगी। बट मरने से तो बेहतर था। अब उससे बहुत बेहतरीन तरीके इलाज के आ गए हैं। अब आगे जो तरीका इलाज का इसको केमोथेरेपी कहते हैं, सुना होगा आपने, केमोथेरेपी जो है ना वो एक तरीका इलाज है। केमोथेरेपी में रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को इस्तेमाल करते हैं कैंसरियस सेल्स को मारने के लिए। जैसे किसी के इंसान के बॉडी के अंदर जैसे कैंसरियस सेल डेवलप हो गए, अब कोबाल्ट 60 क्या करेगा, कोबाल्ट 60 को अगर पार करेंगे ना, इसकी रेडिएशंस को अगर पार किया जाएगा, उसको रखा जाएगा उस ऑर्गन पर, तो वो क्या होगा, अपने रेडिएशन से वो उन कैंसरियस सेल्स को मार देगा। और बॉडी का कैंसरियस सेल्स जो होंगे ना, जो इन्फेक्टेड सेल्स होंगे, वो मर जाएंगे। जिससे क्या होगा कि इंसान बच जाएगा और उसकी बॉडी के ऑर्गन्स कटने से बच जाएंगे और नहीं उसको मौत आएगी। तो ये चीज़ें, तो ये बहुत बड़ा इस्तेमाल है स्किन कैंसर में, बॉडी कैंसर में रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को केमोथेरेपी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। जिसमें से कोबाल्ट 60 को इसलिए इस्तेमाल करते हैं बॉडी कैंसर के लिए क्योंकि ये पेनिट्रेटिंग है, पेनिट्रेट कर जाता है, अंदर तक चला जाता है बॉडी के। लेकिन बाकी जो है वो बॉडी के अंदर तक नहीं जाता, वो स्किन के ऊपर रहता है। आयोडीन के आइसोटोप्स हैं, इनको इस्तेमाल किया जाता है थायराइड ग्लैंड के इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए। आयोडीन, इसके भी आइसोटोप्स होते हैं। आयोडीन मिला नमक भी आप खाते हैं इसी वजह से, जो कि आयोडीन भी फ़ायदेमंद होता है। आयोडीन से क्या होता है कि आपके हलक में यहाँ पर थायराइड होता है, थायराइड ग्लैंड उसको हम कहते हैं। तो थायराइड ग्लैंड जो होता है ना, वो आपकी बॉडी की ग्रोथ में, आपकी नशोनुमा में मदद देता है। अगर थायराइड ग्लैंड में इशू आ जाए तो इंसान की नशोनुमा रुक जाती है, बॉडी में ग्रोथ नहीं हो पाती है उसकी।
तो थायराइड ग्लैंड का जो इशू है उसको सॉल्व करने के लिए भी आयोडीन का आइसोटोप इस्तेमाल किया जाता है, ताकि थायराइड से जो है जो ग्वाइटर उससे एक बीमारी होती है, थायराइड ग्लैंड बड़ा हो जाता है तो उससे एक बीमारी हो जाती है, उसको ग्वाइटर कहते हैं। ग्वाइटर टॉन्सिल्स वगैरह उसमें क्या होता है, बम्प्स बन जाते हैं, वो बड़े हो जाते हैं, तो ग्वाइटर की बीमारी यहाँ पर हो जाती है, थोड़ा गला जो है फूल सा जाता है, तो वो उससे ट्रीट करने के लिए भी आयोडीन को इस्तेमाल करते हैं थायराइड के तमाम इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए। अमेरिशियम 241, अमेरिशियम AM सिंबल है, अमेरिशियम 241, इसको इस्तेमाल करते हैं स्मोक डिटेक्टर्स के अंदर। स्मोक डिटेक्टर से क्या मुराद है कि एक आपने देखा होगा कभी कभी पर ऑफिस वगैरह में ऊपर जो है स्मोक डिटेक्टर लगा होता है छत के ऊपर। स्मोक डिटेक्टर में क्या होता है, अगर आग लग जाए वहाँ पर, और आग लग जाए तो आग लगने के बाद धुआं फैले, जैसे ही वो धुआं उसके अंदर जाता है स्मोक डिटेक्टर में, फायर अलार्म बजना शुरू हो जाता है। मूवीज़ वगैरह में आपने देखा होगा, जैसे धुआं गया अलार्म बजना शुरू हो गया, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई आग बुझाने के लिए। और जहाँ पर फायर अलार्म लगे हुए होते हैं वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर जो है वो स्मोकिंग करना मना होता है, सिगरेट नहीं पी सकते हैं, क्योंकि उसका मिसाल का तो एक ऑफिस है उसमें फायर अलार्म लगा हुआ है, स्मोक डिटेक्टर लगा हुआ है, अब बंदा सिगरेट पी रहा है, सिगरेट पी कर धुआं छोड़ा, उसने धुआं किया कहाँ, स्मोक डिटेक्टर पे, वो हॉर्न बजना शुरू हो गया, वो बड़ी बड़ी गाड़ी आ गई फायर ब्रिगेड की, कहाँ आग लगी, पता लगा सिगरेट पी रहा था ये बंदा। तो इसके लिए क्या होता है कि ऐसी जगह पर नो स्मोकिंग लिखा होता है, जहाँ पर फायर अलार्म्स लगे होते हैं, ताकि ऐसा नहीं कि वो उसी के स्मोक डिटेक्ट करके आग की अलार्म बजा दे। तो वो अमेरिशियम 241 होता है जो फायर अलार्म में यूज़ किया जाता है, स्मोक डिटेक्टर्स में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है यूरेनियम 235, इसको इस्तेमाल करते हैं पावर जनरेशन के लिए, मतलब बिजली बनाने के लिए। आपको पता है इस वक्त जो बिजली आ रही है, लाइट जल रही है, पंखे चल रहे हैं, ये सब बिजली कहाँ से आ रही है, कहाँ से बन के आ रही है? तो कहाँ से बन के आ रही है बिजली ये वाली? यस, ये कहाँ पर पाकिस्तान में मौजूद है? तो पाकिस्तान में हमारे पास एक इदारा है कैनब, कराची में। कैनब का मतलब नाम सुना होगा कैनब का आपने, कैनब इस कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट, कैनब हॉक्सबे के पास मौजूद है कराची में, हॉक्सबे पैराडाइज पॉइंट आता है ना, उस तरफ मौजूद है कहीं पर मेन। तो बहुत बड़ा ये बड़ी इंडस्ट्री है, ये कंपनी है, ये कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ये क्या करती है, न्यूक्लियर पावर से एनर्जी बनाती है, करंट को प्रोड्यूस करती है। तो वो और पूरे कराची में बिजली आ रही होती है, करंट, और आपके घर पे लाइट आ रही है, हम कोचिंग सेंटर के अंदर लाइट आ रही है, डिफरेंट जगहों पर लाइट आ रही है। तो कैनब के अंदर होता क्या है कि उसके अंदर एक ज़मीन के अंदर एक बहुत बड़ा रिएक्टर लगा हुआ है, न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर क्या होता है, यूरेनियम 235 को इस्तेमाल करते हैं और उसका ब्लास्ट करवाते हैं, उससे एटॉमिक बम का ब्लास्ट होता है। और वो जो ब्लास्ट होता है ना, एटम बम जैसा स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट होता है, उस ब्लास्ट को हम इस्तेमाल करते हैं पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, बिजली बनाने के लिए, जनरेटर को घुमाने के लिए उसके फ्यूम्स को इस्तेमाल किया जाता है। तो वो एक इस्तेमाल है यूरेनियम 235 का कि हम उसको पावर जनरेशन के लिए, बिजली बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने के लिए, न्यूक्लियर एटॉमिक पावर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि कराची में बड़ी तादाद में बिजली एटॉमिक पावर से जनरेट होती है, कैनब के थ्रू न्यूक्लियर पावर से जनरेट हो रही होती है। ठीक है, तो यह यूरेनियम का वहाँ बहुत काम है। बाकी डिटेल स्टडी तो आप आगे करोगे, अभी फ़िलहाल मैं डिटेल में नहीं जा रहा कि वो बिजली बनती कैसे है यूरेनियम की वजह से। तो वो एक बड़ा प्रोसेस है, न्यूक्लियर फ्यूजन चेन रिएक्शन होता है, वो बड़ी क्लासों में आप जाकर पढ़ोगे। नेक्स्ट है कार्बन 14 इज़ यूज टू एस्टिमेट द एज ऑफ फॉसिल्स। कार्बन 14 को इस्तेमाल किया जाता है फॉसिल की एज को डिटरमाइन करने के लिए। फॉसिल किसे कहते हैं? करोड़ों साल पहले जो जानवर मर के मिट्टी में मिल गए वो फॉसिल हैं, वो फॉसिल कहलाते हैं, बायोलॉजी में पढ़ते हैं उनको। एनिमल्स प्लांट्स दोनों में हो सकते हैं। अब आपने सुना होगा कभी कोई आर्कियोलॉजिस्ट होता है, माहिर आसार कदीमा होता है, वो हड्डी ज़मीन के अंदर से निकलती है डायनासोर की, वो बोलते हैं यार ये हड्डी 25 करोड़ साल पुराने डायनासोर की है। 25 करोड़ साल पुराने डायनासोर की। अब उसको ही, अब डायनासोर जब दफन होता है ज़मीन के नीचे तो अपने बर्थ सर्टिफिकेट के साथ थोड़ी ना दफन होता है, उसका पैदाइशी कार्ड थोड़ी ना बनेगा डायनासोर का कि उसमें लिखा होगा इस साल ये पैदा हुआ था, तो साइंटिस्ट देख कर बोला कि 25 करोड़ साल पुराना जानवर है ये। और ना ही हड्डी के ऊपर स्टैंप लगा होता है कि भाई ये इस तारीख की हड्डी बनी है। हड्डी के ऊपर थोड़ी ना कोई ऐसा कोई निशान होता है या कोई स्टैंप लगा हुआ होता है, हमारी हड्डियों में कहीं पर नहीं है। तो उसको कैसे पता ये हड्डी 25 करोड़ साल पुरानी है? यही इसी के लिए इस्तेमाल करते हैं कार्बन 14। हर हड्डी के अंदर, बॉडी के अंदर जो हड्डियाँ होती हैं ना, उनके अंदर कार्बन 14 मौजूद होता है और वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना लगता है, आहिस्ता आहिस्ता कम होता है वो, और करोड़ों साल तक उसकी जो है ना लाइफ होती है कार्बन 14 की। अब कार्बन 14, अब हड्डी निकली ज़मीन से डायनासोर की, किसी भी जानवर की, और उसको क्या किया गया, उसमें कार्बन 14 के प्रोपोर्शंस को चेक किया जाता है कि कार्बन 14 किस कदर मौजूद है। अब कार्बन 14 की बाकी बची हुई तादाद को देखकर हम बता सकते हैं
कि जो वो हड्डी है वो कितने करोड़ साल पुरानी है। तो इसको कार्बन डेटिंग भी कहा जाता है, इसको कार्बन डेटिंग। तो कार्बन डेटिंग कार्बन 14 के जरिए होता है, जो एक आइसोटोप है कार्बन का। कार्बन का नॉर्मल एटॉमिक मास 12 होता है, कार्बन 14 एक अलग आइसोटोप है कार्बन का जो रेडियो एक्टिव है। और उसके थ्रू हम क्या बता सकते हैं कि कोई जो हड्डी जो जानवर की निकल रही है, जो फॉसिल्स निकल रहे हैं, उनकी एज क्या है। बात समझ में आ गई सारी।